हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नामदीप में। जैसे कि आपको पता है, अपना कक्षा 10 का चैप्टर 2 रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं चल रहा था, जिसमें अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। क्या होता है अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, उसको समझने का प्रयास किया था। और उसके बाद अपने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो उस पर अपने बेस्ट कुछ उदाहरण भी किए थे। उसी पर बेस्ड अपनी प्रश्नावली 2.2। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.2। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली अपनी 2.2। इसका देखते हैं पहला प्रश्न। कह रहा है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर कोई भी भाज्य संख्या होती है उसको अपने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसी पर बेस्ड है ये पहला क्वेश्चन। आइए हल करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्या दे रखा है 468। अब अपने को 468 के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड कैसे करते हैं, 468 के गुणनखंड इसी तरह से करेंगे। तो सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे। कितनी बार में जाएगा, 234। उसके बाद 2 का फिर से भाग लगाएंगे तो 2 एक कम 2 और 2 7 14, कितना आ गया 117। उसके बाद इसका भाग लगाएंगे अपने 3 का, तो कितनी बार में जाएगा 39। उसके बाद फिर से 3 का भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा 13 बार में। इसके बाद 13 में किसका भाग जाएगा, 13 का भाग जाएगा। तो यानी कि जो 468 दे रखा है उसके गुणनखंड कितने आ जाएंगे अपने पास, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। यानी कि कोई संख्या दे रखी थी, उसको अपने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना था, व्यक्त करना था। तो ये कोई संख्या थी और इसको अपने अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अपने इसको क्या कर लिया, व्यक्त कर लिया। यहाँ पर अपन देखेंगे 2 भी क्या एक अभाज्य संख्या, 3 भी क्या एक अभाज्य संख्या और 13 भी क्या एक अभाज्य संख्या। और मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। यहाँ इसको दूसरे रूप में लिखना चाहिए तो और कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया 2 बार, और 3 कितनी बार आया 2 बार, और 13 कितनी बार है 1 बार। तो 468 को अपने इस तरह से भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए 2 नंबर की बात करते हैं। कह रहे हैं 945। 945 को भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले 945 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब देखो 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तो सबसे पहले किसका भाग लगा के देखते हैं, 3 का भाग लगा के देखते हैं। तो 3 का भाग लगाएंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, फिर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। शेष पर ऊपर से 5 उतारेंगे तो 3 5 15। अब देखो 5 3 8 और 1 9, फिर से क्या 3 का भाग जाएगा। देखो अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी क्या होती है, 3 से विभाजित होती है। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना आएगा 105 आ जाएगा। अब देखो फिर से या 3 से डिवाइड होगा क्या, देखो 5 और 1 6, यानी कि इसके अंकों का योग 6 और 6 3 से डिवाइड होता है। तो फिर से 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। अब देखो 5 और 3 कितना 8, और 8 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि जो 35 संख्या है वो 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब किससे डिवाइड लगाएंगे अपने 5 से, तो कितनी बार में जाएगा 7 बार में। अब ये 7 किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। यानी कि जो 945 है इसके गुणनखंड क्या आ गए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। या इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 3 कितनी बार है 1 2 और 3 बार, और गुणा में 5 भी 1 बार और 7 भी 1 बार है। तो जो 945 था तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 3 की पावर 3 5 और 7, और इसको गुणनफल के रूप में अपने को क्या करना था, व्यक्त करना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है 140। अब 140 के अपने गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा 70 बार में। फिर से 2 से बार लगाएंगे तो कितना आएगा 35। फिर से 5 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना 7 बार। फिर 7 से डिवाइड लगाएंगे तो 1 बार। तो यानी कि जो 140 है इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 5 गुणा 7। या इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया 2 बार, गुणा में 5 और गुणा में कितना 7। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, और ये इसको अपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं 4 नंबर की। क्या कितना लिखा है 3825। इसको भी क्या करना है, अपने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले 3825 के अपने क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं,
ऐसे ही तो निकालते हैं। अब देखो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 2 का भाग कब जाता है, यदि उसका जो अंतिम डिजिट होती है यानी कि लास्ट डिजिट में अगर 2 का भाग जाए या लास्ट डिजिट 0 हो तो उसमें किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब इसके अंकों का योग देखते हैं हमें कितना, 5 और 2 7, 8 7 15 और 3 18, और मेरे को पता है 18 संख्या 3 से डिवाइड होता है, तो यानी कि ये संख्या भी क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। तो 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा शेष पर, ऊपर से 2 उतारेंगे तो कितना 22 हो जाएगा, 3 7 21, 22 में से 21 जाएगा तो एक शेष बचेगा, ऊपर से 5 उतारेंगे तो 3 5 15, तो कितना आ गया 1275। आइए समझते हैं नंबर 4। कह रहा है जो 3825 है इसको भी क्या करना है अपने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो 3825 के अपने क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 3825 के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब देखो इस संख्या में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 2 का भाग की संख्या में कम जाता है, यदि उस संख्या की अंतिम जो नंबर होता है वो 2 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। अब संख्या 3 से देखेंगे तो अगर कोई संख्या 3 से कब विभाजित होती है, यदि कोई संख्या दे रखी है उसके अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी क्या होती है, 3 से विभाजित होती है। अब इसके अंकों का योग देखेंगे अपने, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितने होते हैं, 18 होते हैं। अब 18 मेरे को पता है 3 से क्या होता है, विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित करेंगे तो 3 एकम 3, ऊपर से 8 उतारेंगे तो 3 दूना 6, शेष बल कितना बचेगा, 2 बचेगा, ऊपर से 2 उतारेंगे ये वाला तो 22 बन जाएगा, तो 22 तो 7 बार में जाएगा, 3 7 21, फिर 1 बचेगा, शेष बल 1 बचेगा, ऊपर से 5 उतारेंगे तो 3 5 15, तो कितना आ गया 1275। अब इसमें फिर से देखेंगे क्या 3 का भाग जाएगा, इसके अंकों का योग देखेंगे, 2 और 1 3, 7 और 3 10 और 5 15, मेरे को पता है 15 3 से विभाजित होता है, 15 3 से विभाजित होता है, 15 क्या है, इनके जो अंकों का योग है वो 15 है। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो इसको 3 से विभाजित करेंगे तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, शेष पर 1 बचा, ऊपर से 5 उतारेंगे तो 3 5 15, तो कितना आ गया 425। क्या अब ये 3 से विभाजित होगा, देखते हैं, 4 और 2 6 और 5 11, और 11 3 से विभाजित नहीं होता, अगर इसके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा तो यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब 5 से देखेंगे, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है तो वो संख्या किससे डिवाइड होती है, 5 से ही विभाजित होती है, या 0 हो अंतिम अंक, किसी संख्या का अगर अंतिम अंक 0 है या 5 है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। अब देखेंगे तो इस संख्या का अंतिम डिजिट कितना है, 5 है, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो देखेंगे तो 5 8 40, और 42 में से 40 जाएगा तो शेष पर 2 बचेगा, ऊपर से 5 उतारेंगे तो 25 बन जाएगा, और 5 का पढ़ा 5 तक पढ़ेंगे तो कितना आ गया 85 आ गया। अगर ऐसे किसी को समझ में नहीं आता तो वैसे भाग लगा कर देख सकता है, 5 8 40, 2 शेष पर और 5 5 5 25, आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, कितना आया 85 आया। अब 85 में फिर से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 बार में जाएगा, 17 5 कितना होता है 85 होता है। अब मेरे को पता है 17 में किसका भाग जाएगा, केवल 17 का ही भाग जाएगा। अगर बात करें 3825 या 3825 देकर इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 कितनी बार आया 2 बार, 5 कितनी बार 2 बार, 17 कितनी बार 1 बार। तो यानी कि 3825 था तो उसको अपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट करें 20570, इसको भी अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले अपने 20570 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 20570, इसके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 20570 में पहले 2 का डिवाइड लगा के देखें, और भाग तो सबको लगाना आता ही है। 20500 2 का भाग लगाएंगे तो ये 10, 2 दाया 20, 5 उतारेंगे तो 2 दूनी 4, शेष पर 1, ऊपर से 7 उतारेंगे तो 2 8 16, 7 में से 6 जाएगा तो 1, ऊपर से 0 उतारेंगे तो 2 5 10, तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा। तो कितनी बार में गया 10,285। अब इसमें देखेंगे इसका भाग जाएगा, अब 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि अंतिम डिजिट कितनी है इसकी 5। अगर किसी संख्या का अंतिम डिजिट 2 से विभाजित होता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। यहाँ पर अपने देखा था 0 है, 0 2 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 2 से विभाजित हो गई। अब यहाँ पर इसके अंकों का योग देखेंगे अपने, 5 13 और 2 15 और 1 16, और 16 तो 3 से विभाजित नहीं होता। अगर इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा होता तो यह संख्या भी क्या होती, 3 से विभाजित होती। अब बात करते हैं 5 की, अगर इसका अंतिम अंक कितना है 5 है तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो 5 से डिवाइड लगाएंगे, किस में लगाएंगे 10,285 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 दूनी 10, ऊपर से 2 उतारेंगे, फिर से एक संख्या उतारेंगे तो 0 लगाएंगे तो 8, कितनी बार में जाएगा 5 5 25, 3 बचेगा, 5 और 5 7
35 कितना आ गया 2057 आ गया। अब आगे क्या ये 7 से भाग जाएगा क्या? अब 7 से भाग लगा के देख लेते हैं अपने 2057 में। तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 5 7 नीम 63, 2 बचेगा, 7 7 तिया 21, कितना बचा 6 बचा शेष पर। तो क्या ये संख्या 7 से पूरी विभाजित हुई? नहीं। तो अब इस संख्या में किसका भाग जाएगा? अब इस संख्या में जाएगा 11 का भाग। तो 2057 में अपने किसका भाग लगाएंगे? अब 11 का भाग लगाएंगे। तो 11 एकम 11, तो कितना बचेगा 9, 5 कितनी बार में जाएगा 8 बार में, 11 8 88, शेष पर 7, ऊपर से कितना उतारा 7, 11 7 77, तो कितनी बार में गया 11 का भाग गया तो कितना आ गया 187। अब 187 में फिर से देखो किसका भाग जाएगा 11 का भाग जाएगा। 11 एकम 11, 8 में से गया 7, ऊपर से उतारा 7, तो 11 7 है 77, कुछ नहीं बचा। तो कितनी बार में गया ये फिर से 11 का भाग लगाया तो कितनी बार में गया 17। अब मेरे को पता है 17 में किसका भाग जाता है 17 का ही भाग जाता है। तो यानी कि जो 20,570 था इसके गुणनखंड क्या हो गई 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। तो यहाँ से अगर इसको और लिखना चाहें तो 2 गुणा 5 11, 11 कितनी बार आया 2 बार और गुणा में 17। तो यानी कि जो ये संख्या दे रखी थी अपने को 20,570, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 5 11 और 17। 11 कितनी बार है 2 बार, इसलिए 11 की पावर कितना लिखा है मैंने 2 लिखा है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न संख्या 1 समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 2। कह रहे हैं निम्न पूर्णांकों का HCF LCM यानी कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि HCF और LCM का जो गुणा होता है वो संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। ये अपने को ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न दे रखा है इसके अंदर 96 और 404। तो 96 और 404 की बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं अपने 96 की। सबसे पहले इन संख्याओं को क्या ज्ञात करेंगे HCF ज्ञात करेंगे, फिर क्या ज्ञात करेंगे LCM ज्ञात करेंगे, फिर HCF और LCM का क्या करना है गुणा करना है। फिर अपने को देखना है क्या वो जो गुणनफल आया क्या वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो HCF LCM ज्ञात करना मैंने बताया था। तो सबसे पहले इनके क्या करना है गुणनखंड करने हैं। 96 के सबसे पहले गुणनखंड करेंगे अपने, 2 बार जाएगा तो कितना आएगा 48, 2 बार जाएगा फिर से कितना आएगा 24, 2 से फिर करेंगे तो 12, 2 से फिर करेंगे तो 6, 2 से फिर करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो यहाँ से देखेंगे तो 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5। इसको कैसे लिख सकते हैं जो इसके गुणनखंड होंगे 96 के 2 की पावर 5 और गुणा में 3 की पावर कितना 3 कितनी बार आया 1 बार आया। अब बात करते हैं अपने 404 की। तो 404 के अपने गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 202, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 101। अब मेरे को पता है 101 है भाज्य संख्या, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा खुद का भाग जाएगा। तो 101 का काम 101। तो 404 के गुणनखंड क्या आ गए मेरे पास 2 कितनी बार आया 2 बार और गुणा में 101। अब बात करते हैं अपने HCF की। अब HCF क्या होता है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं जो उसकी सबसे कम घात होगी वो उसका क्या होता है HCF होता है। अब देखेंगे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है यानी कि 2 इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब अपने को देखना है सबसे कम घात किसमें है। अब इसमें देखेंगे 2 की घात 5, इसमें देखेंगे 2 की घात 2 है। अब मेरे को पता है 2 की पावर जो 2 है वो कम होगा 2 की घात 5 से, तो जो इसका HCF होगा कितना होगा 2 की घात 2। और तो कोई इसके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, केवल 2 था और सबसे कम घात क्या थी 2 की पावर 2। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2 की घात 2 कितना होता है 4 होता है। अब बात करते हैं LCM। LCM क्या होता है जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनकी जो अधिकतम घात होगी और उनका जो गुणनफल होगा वही क्या होगा LCM होगा। तो सबसे पहले देखें 2 की सबसे ज़्यादा घात कितनी है 5 है। उसके बाद देखेंगे 3 की सबसे ज़्यादा घात कितनी है 1। उसके बाद अपन देखेंगे 101 की घात सबसे ज़्यादा कितनी है 1 ही है तो 101 लिखेंगे। तब इनका क्या करना है गुणा करना है। अब 2 की पावर 5 कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और ये कितना हो जाएगा 303। अब 303 को क्या करना है 32 से गुणा करना है। तो करो 303 को 32 से गुणा 606 909 तो कितना आ गया 96। तो जो ये संख्याएं दे रखी थी 96 और 404 इनका HCF तो कितना आ गया 4 आ गया और इनका LCM कितना आ गया 96 आ गया। अब अपने को सिद्ध करना है कि जो HCF गुणा LCM होता है वो पूर्णांकों के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। तो सबसे पहले यहाँ से अपने ज्ञात करेंगे HCF गुणा में LCM। तो HCF कितना मेरे पास 4 गुणा में LCM कितना मेरे पास 9 6 और 9 6। इसका गुणा करेंगे तो गुणा करो
4 छिका 24 हासिल कितनी आएगी 2, 4 नीम 36 और 2 38 हासिल कितनी आएगी 3, 4 छिक 24 और 3 27 हासिल 2, 4 नीम 36 और 2 38। यानी कि जो HCF और LCM का गुणा कितना आ गया 38,784। अब देखेंगे अपने पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांक कौन कौन से जो अपने को दिए थे, कौन कौन से दिए थे 96 और 404। तो इनका क्या देखेंगे गुणनफल देखेंगे। अब गुणा करेंगे 404 को किससे 96 से, तो 6 चौका 24 6 चौका 24 9 चौक 36 और 9 चौक 36 4 8 7 8 और 3 कितना है 38,784। तो ये अपने को देखो HCF और LCM कितना मिल गया 38,484। पूर्णांकों का गुणनफल भी कितना आ गया 38,784। और यही कह रहा था अभी सिद्ध करना है कि जो इन दोनों जो संख्याएं हैं इनका जो HCF और LCM का गुणनफल होगा वही पूर्णांकों के गुणनफल का गुणनफल होगा। तो यहाँ से अपन लिख देंगे जो HCF गुणा में LCM आ रहा है वो बराबर आ रहा है किसके पूर्णांकों के गुणनफल के। ये अपने को क्या करना था सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहे हैं 336 और 54 का क्या ज्ञात करना है अपने को HCF ज्ञात करना और क्या ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है। और जो बाद में सिद्ध करना है कि जो HCF और LCM का गुणा होगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल की क्या होगा बराबर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने 336 और 54 की। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 336 के अपने क्या निकालेंगे गुणनखंड निकालेंगे। तो निकालो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 1 बचेगा, ऊपर से 3 आएगा तो 13, तो 2 छिका 12, 1 से इसमें बचेगा, ऊपर से 6 उतारेंगे तो 2 8 16। किसी को ऐसे नहीं समझ में आता तो वैसे भी भाग लगा सकता है। 2 एकम 2 1 ऊपर से उतारा 3, 2 छिका 12 1 6 और 2 8 16। अब फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो 2 8 16 और 2 चौका 8 84 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो 2 चौका 8 और 42 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब 3 से भाग लगाएंगे तो कितना 7। अब 7 से भाग लगाएंगे तो 1। यानी कि ये 336 दे रखे इसके गुणनखंड अपने पास क्या आ जाएंगे 2। अब 2 कितनी बार है 1 2 3 और 4, 2 की घात कितनी 4। 3 कितनी बार है 1 बार। 7 कितनी बार है 1 बार। अब बात करते हैं अपने 54 की। 54 के गुणनखंड करेंगे अपने। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे और 27 दूना कितना होता है 54। फिर 3 से देखेंगे तो 3 निम्मा 27। फिर 3 से देखेंगे तो 3 तिया 9। फिर 3 से देखेंगे तो 3 एकम 3। तो देखेंगे तो गुणनफल कितना आ गया 2 गुणा 3 कितनी बार आया देखो 1 2 और 3 बार। तो 3 की घात कितना 3। अब ज्ञात करते हैं अपने HCF। अब हमें HCF क्या होता है मैंने आपको बताया HCF होता है जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होंगे जो उनकी सबसे कम घात होगी और उनका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा HCF होगा। अब 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन 2 की घात कम किस में है इसमें, और कितनी है 2 की घात 1। तो 2 की घात 1 यानी कि 2। फिर गुणा में लिखोगे तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, और कम घात किस में है इसमें है 3 की घात 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात 1 यहाँ फिर 3, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। तो यानी कि ये संख्या दे रखी जिनका HCF कितना आ गया 6 आ गया। अब ज्ञात करते हैं अपने LCM। LCM क्या होता है जो अभाज्य गुणनखंड होंगे जो उनकी अधिकतम घात होगी और जो उनका गुणनफल होगा वही LCM होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं 2 की। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, तो यहाँ पे 2 की घात 4 है और 2 की घात यहाँ पर कितनी 1। तो अधिकतम कितनी है 2 की घात 4। और 3 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर देखेंगे तो 3 की घात 3 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है। तो अधिकतम कितनी है 3 की घात 3। और 7 की अधिकतम घात कितनी है, एक बार ही, इसमें तो 7 है ही नहीं, इसमें 7 की अधिकतम घात कितनी है 1। तो इनको गुणा करेंगे तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और गुणा में कितना 7। 16 7 कितना होता है 112 गुणा में 27। अब 112 को किससे गुणा करना है 27 से गुणा करना है। तो करो 112 को 27 से गुणा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7। फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 4 0 और 3। तो कितना आ गया 3024। यानी कि ये संख्या दे रखी थी, इनका HCF तो कितना आ गया 6 और LCM कितना आ गया 3024। अब बात करते हैं अपने दोनों के गुणनफल की। किस किस की HCF गुणा में LCM। अब देखेंगे तो HCF कितना मेरे पास 6 और LCM कितना मेरे पास 3024। अब इनका गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 हासिल 2 आएगी, 6 दूनी 12 और 2
14, 0 तो 14 आ जाएगा और 6 तिया 18। तो इनकी HCF और LCM का गुणनफल कितना आ गया मेरे पास 18,144। अब बात करते हैं इनके पूर्णांकों के गुणनफल की। तो लिखेंगे पूर्णांकों का गुणनफल, और पूर्णांक मेरे पास है कितना कितना, एक तो 336 है और साथ में कितना 54 है, यानी कि 336 को किससे गुणा करना है, 54 से गुणा करना है। तो अपने यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 336 को किससे गुणा करना है, 54 से। 4 6 का 24, हासिल कितनी आएगी, 2 आएगी। 4 3 12 और 2 14, हासिल 1। 4 3 12 और 1 13। 5 6 का 30, हासिल 3। 5 3 15 और 3 18, हासिल 1। 5 3 15 और 1 16। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पर 1, यहाँ 6 और 7 1 8 और यहाँ पर 1। तो ये भी कितना है 18,144, यानी कि HCF और LCM का जो गुणनफल आ रहा है वही क्या था, पूर्णांकों का गुणनफल। और यही अपने को सिद्ध करना था कि HCF गुणा LCM बराबर होता है पूर्णांकों के गुणनफल के। तो यहाँ पर लिखेंगे जो HCF है और जो LCM है इनका जो गुणनफल है वो बराबर आ रहा है किसके, पूर्णांकों के गुणनफल के। तो ये आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जो ये वाला काम है, ये वाला आपको रफ कॉपी में करना है, ये वाला पक्की कॉपी में नहीं करना, आपको करना है इस तरह से, है ना। ये और जो ये वाला काम है ये किस में करना है, ये रफ वर्क है सारा का सारा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए बात करते हैं 3 नंबर की। कह रहे हैं 90 और 144 का क्या ज्ञात करना है अपने को, HCF LCM। फिर अपने को सिद्ध करना है कि इन दोनों का गुणनफल पूर्णांकों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो LCM और LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनके क्या करने होंगे, अपने को गुणनखंड करने होंगे। तो पहले 90 के गुणनखंड करते हैं अपने। 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार आएगा 45। 3 से जाएंगे तो 15 3 45 होता है। 3 से करेंगे तो 3 5 15। 5 से करेंगे तो 5 से कम 5। तो 90 को लिख सकते हैं 2 कितनी बार आया, 1 बार। 3 कितनी बार आया, 2 बार। और गुणा में 5 कितनी बार है, 1 बार। अब बात करते हैं हमने 144 की। 144 के गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आ गया 72। ये कितना आ गया 36। ये कितना आ गया 18। ये कितना आ गया 9। ये कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 1। तो देखेंगे तो 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया, 4 बार आया। और गुणा में 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। अब बात करते हैं अपने HCF की। HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। सबसे कम घात के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उनका गुणनफल होगा। आप देखेंगे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन 2 की घात कम किस में, इसमें कितनी, 2 की घात 1 गुणा में। अब देखेंगे 3 इसमें भी है उभयनिष्ठ, देखेंगे 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है। 3 इसमें भी पावर 2 है, इसमें भी पावर 2 है। तो कितना आ गया 3 की पावर 2। अगर 3 की पावर 2 से कम होता तो अपने वो कम लेते। अब इसमें भी 3 की पावर 2 थी तो इसमें भी 3 की पावर 2 थी, यानी कि दोनों बराबर थे, ना तो कोई कम था ना कोई ज़्यादा। तो कितना लिए अपने 3 की घात 2। अब इनको गुणा करेंगे तो ये 2 और 3 की घात 2 कितना होता है 9, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18, यानी कि इन दोनों 90 और 144 का HCF कितना आ गया अपने पास 18 आ गया। अब बात करते हैं अपने LCM की। LCM क्या होता है, जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसकी जो सबसे अधिकतम घात होगी और जो उनका गुणनफल होगा वो क्या LCM होगा। अब 2 की घात इसमें तो 1 है, लेकिन इसमें 2 की घात कितनी है 4 है। तो अधिकतम कितनी है, 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 4 लिखेंगे। 3 की अधिकतम घात कितनी है 2 है, और 5 की अधिकतम घात कितनी है 1। अब इसको हल करेंगे, 2 की घात 4 है कितना होता है 16 होता है। 3 की घात 2 कितना होता है 9 होता है, गुणा में 5। अब मेरे को पता है 16 निम्मा कितना होता है 144 गुणा में 5। अब 144 को किससे गुणा करना है 5 से। तो 5 का 20 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22, हासिल कितनी 2, 5 कम 5 और 2 7, यानी कि जो LCM होगा वो कितना आ गया 720। किस का 90 और 144 का। अब क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि अपने को ज्ञात करना है HCF गुणा में LCM। गुणा करेंगे तो HCF कितना है मेरे पास 18 और गुणा में LCM कितना है 720। अब 720 को किससे गुणा करना है 18 से गुणा करना है। गुणा करेंगे तो 8 0 8 दूनी 16, हासिल 1 8 7 56 और 1 27, 0 2 और कितना आ गया 7 0 6 9 और 12, यानी कि 12,960। अब साथ में साथ अपने को क्या करना है, पूर्णांकों का गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो ये देखेंगे कितना आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांक कौन कौन से अपने पास 90 और 144, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो यानी कि 144 को 90 से गुणा करेंगे तो 0 0 9 चौका 36, 3 9 चौका 36 और 3 39 का 9 का हासिल 3, 9 कम 9 और 3 12। तो ये भी कितना आ गया 12,960। 12,960
960। तो यहाँ से देखेंगे तो HCF LCM कितना आ गया 12960, पूर्णांकों का गुणनफल भी कितना आ गया 12960। तो यहाँ से अपने क्या लिख सकते हैं कि जो HCF और LCM का गुणनफल है वो बराबर आ रहा है किसके, पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। कह रहा है भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का HCF और क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो कौन सी विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले अपने संख्या लिखेंगे, कौन कौन सी है 12, 15 और 21। अब इसके गुणनखंड की बात करें तो इसका गुणनखंड कितना आएगा, 2 की घात 2 गुणा 3 आएगा। गुणनखंड आपको करने आते होंगे, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा 6 बार, फिर से 2 से 3 और 3 से 1 बार, यानी कि 2 कितनी बार आया 2 बार और गुणा में 3। और 15 का गुणनखंड की बात करूँ तो कितना आएगा 3 गुणा 5। 21 के गुणनखंड की बात करूँ तो 3 गुणा 7 आएगा। अब बात करते हैं अपने HCF की, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं HCF। अब HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसकी घात क्या हो सबसे कम और उनका गुणनफल। अब देखेंगे 2 इसमें तो है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो ये 2 उभयनिष्ठ तो नहीं है, लेकिन 3 देखेंगे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। और 3 की सब में घात कितनी है 1 1, यानी कि यही न्यूनतम है। तो 3 की घात 1, यानी कि इसका LCM कितना, HCF कितना आ गया 3 आ गया। अब बात करते हैं अपने LCM की। तो LCM क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड, अधिकतम घात और उनका गुणनफल। अब देखेंगे 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। अब अधिकतम घात की देखेंगे, 2 की अधिकतम घात कितनी है 2 है तो 2 लिखेंगे। 3 की अधिकतम घात कितनी है 1 ही है। 5 की अधिकतम घात भी 1 है। 7 की अधिकतम घात भी कितनी है 1। अब इसको हल करेंगे तो 2 की घात 2 कितना होता है 4, गुणा में 3 गुणा 5 कितना होगा 15 और गुणा में कितना 7। अब 4 को 15 से गुणा करेंगे तो 60, गुणा में 7 और 7 का कितना 42। तो ये संख्या दे रखी थी 12, 15 और 21। इनका LCM तो कितना आ गया 420 और HCF कितना आ गया 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है 24, 15 और 36। अब बात करते हैं 24 के गुणनखंड करेंगे पहले। तो 24 के गुणनखंड करेंगे तो देखो 2 आएगा, फिर 12, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। तो 2 कितनी बार आया 3 बार आया। तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं 2 की घात 3 और गुणा में 3 कितनी बार आया 1। इसी तरह से 15 के अपने किए थे कितना 3 गुणा 5 और 36 के कितने हो जाएंगे। तो 36 के गुणनखंड अपने कर लेंगे। 2 से जाएगा तो कितना 18, 2 से जाएगा तो 9, फिर 3 से जाएगा तो 3, फिर 3 से जाएगा तो 1, यानी कि 2 भी 2 बार आया और 3 भी कितनी बार आया 2 बार आया। अब बात करते हैं अपने HCF की। HCF क्या होगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड उसकी सबसे कम घातों का गुणनफल। अब इसमें देखेंगे 2 3 बार आ रहा है, इसमें 2 आ ही नहीं रहा, यानी कि 2 तो उभयनिष्ठ हो नहीं सकता। अब देखेंगे 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, यानी कि 3 तो क्या होगा उभयनिष्ठ होगा। तो अब इसकी सबसे कम घात देखेंगे तो इसमें घात 1, इसमें घात 1, इसमें घात 2। तो सबसे कम घात कितनी है 3 की घात 1। और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है। तो इसका HCF भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब बात करते हैं LCM की। LCM जो है अभाज्य गुणनखंड होगा उसकी अधिकतम घात और उनका गुणनफल। अब देखेंगे 2 भी है, 3 भी है अपने पास और क्या है 5 भी है, लेकिन अपने को अधिकतम घात देखनी है। 2 की अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 3 लेंगे। 3 की अधिकतम घात कितनी है 2, तो 2 लेंगे। 5 की अधिकतम घात कितनी है 1, तो यहाँ पे कितना लेंगे 1। इसको हल करेंगे तो 2 की घात 3 कितना होता है 8 और 3 की घात 2 कितना होता है 9 और गुणा में कितना 5 और 9 8 कितना होता है 72 गुणा में 5 और 72 5 कितना होता है 360। यानी कि जो ये संख्या दे रखी थी 24, 15 और 36, इनका HCF तो कितना आ गया 3 और LCM कितना आ गया 360। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए बात करते हैं 3 नंबर की। 17, 23 और 29 का अपने को क्या ज्ञात करना है HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इन संख्याओं की 17, 23 और 29। अब इनके क्या करेंगे अपने गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से अपने देखें 17, 23 और 29 से अपने देखेंगे तो ये कौन सी संख्याएं हैं अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि 17 और 23 और 29 में इनमें खुद के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, या तो एक का जाएगा या खुद का जाएगा। तो कोई भी अभाज्य संख्या होती है उसका गुणनखंड या तो वो समय होता है या उसका क्या होता है 1 होता है। यानी कि 17 को क्या लिख सकते हैं अपने 1 गुणा 17, 23 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणा 23, 29 को क्या लिख सकते हैं 1 गुणा 29 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने HCF की। और सब में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है 1 1 और इसमें भी 1, तो यानी कि H का HCF तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने LCM की। LCM क्या होता है
जो गुणनखंड होंगे, जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, जो उनकी अधिकतम घात होगी और जो उनका गुणनफल होगा। अब देखेंगे तो 1 है, 1 की अधिकतम घात कितनी है, 1 गुणा में 17 है, 17 की अधिकतम घात कितनी है, 1। 23 है, 23 की अधिकतम घात कितनी है, 1। और 29 है, 29 की अधिकतम घात कितनी, 1। तो यानी कि जो एलसीएम होगा 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29 होगा। तब गुणा करना अपने को 17 गुणा 23 गुणा 29। तो सबसे पहले गुणा करते हैं 17 को 23 से, 3 7 21, 2 3 1 कम 3 और 2 5, 2 7 14, 2 1 कम 2 और 1 3, 1 9 और कितना 391। अब इसको गुणा करेंगे किससे, 29 से। तो 9 1 कम 9, 3 81, हासिल 8, 9 3 27 और 8 35। गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, 9 3 13, 7 3 10 और 1 11। तो 11,339। यानी कि जो संख्याएं दे रखी थी अपने को 17 23 और 29 का एचसीएफ तो 1 आ गया और जो एलसीएम का कितना आ गया 11,339। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है 6 72 और 120 का अपने को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। अब बात करते हैं 6 72 और 120 की। अब 6 के गुणनखंड तो पता है मेरे को क्या होंगे, 2 गुणा 3 होंगे। अब बात करते हैं 72 के गुणनखंड की। तो 72 के अपने को गुणनखंड करने हैं, कितना आएगा ये 36, ये आएगा कितना 18, ये कितना 9, ये कितना 3 और ये कितना 1। यानी कि 2 कितनी बार आया, 1 2 और 3 बार आया। यानी कि 2 की घात 3 और 3 कितनी बार आया, 3 की घात 2। अब बात करते हैं अपने 120 की। 120 के गुणनखंड करेंगे अपने, 2 से जाएगा तो ये 60, 2 से जाएगा तो ये 30, 2 से जाएगा तो ये 15, 3 से जाएगा तो ये 5 और ये 5 से जाएगा तो 1। यानी कि देखेंगे तो 2 कितनी बार आया यहाँ पर, 3 बार आया। 3 कितनी बार आया, 1 बार। 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। अब बात करते हैं अपने एचसीएफ की। तो एचसीएफ के लिए क्या देखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे। सब एचसीएफ के लिए देखेंगे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा सबसे कम घात वाला। अब इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 3 है और इसमें 2 की घात 3 है। तो सबसे कम घात किसमें है, इसमें 2 की घात 1। अब देखेंगे 3 को, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। सबसे कम घात कितनी है 3 में, यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है। यानी कि 3 की घात 1 क्या है, सबसे कम है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 है, लेकिन दोनों में 5 नहीं है, यानी कि 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जो इनका एचसीएफ होगा वो कितना आ गया, 6 आ गया। अब बात करते हैं अपने एलसीएम की। एलसीएम के लिए जो सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड है उनकी जो अधिकतम पावर देखेंगे। अब गुणनखंड कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इनकी घात देखेंगे, 2 की सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 3, 3 की सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 2, 5 की सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 1। अब इसको हल करेंगे, 2 की घात 3 कितना होता है, 8, 3 की घात 2 कितना होता है, 9 और गुणा में 5, 8 9 72 गुणा में 5 और 72 5 कितना होता है 360। तो ये संख्या देखी थी 6 72 और 120। कैल्शियम तो कितना आ गया 360 और एचसीएफ कितना आ गया 6। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की। कह रहा है 40 36 और 126 का अपने को क्या याद करना है, वही एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। तो बात करेंगे अपने 40 36 और 126 की। तो सबसे पहले इनके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो 40 के गुणनखंड कितने आएंगे, 2 से डिवाइड लगाएंगे 20 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से कम 5। यानी कि 2 कितनी बार आया, 3 बार आया और 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो आगे 36 36 के गुणनखंड अपने पीछे किए थे। 36 के गुणनखंड कितने होते हैं, 2 की घात 2 और 3 की घात भी 2 होता है। अब बात करते हैं अपने 126 की। तो 126 के गुणनखंड क्या होंगे, 63 आएगा, फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा तो 3 7 21, 7 एकम 7। तो यहाँ से अपने देखेंगे तो 2 1 बार आया, 3 2 बार आया और 7 कितनी बार आया, 1 बार आया। अब बात करते हैं अपने एचसीएफ की। एचसीएफ के लिए क्या देखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड सबसे कम घात वाले। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें तो 2 सब में आ रहे हैं। तो 2 सब में आ रहा है तो 2 की सबसे कम घात किस में है, इसमें 2 घात 3 है, इसमें 2 घात 2 है, इसमें 2 घात 1 है। तो सबसे कम घात कितनी है, 2 की घात 1 ही है। और उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 5 इसमें है लेकिन दोनों में 5 नहीं है, 3 इसमें इनमें है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है 7 इन दोनों में नहीं है। यानी कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या अपने पास केवल 2 है, 2 की घात 1 है। यानी कि जो एचसीएफ होगा इन संख्या वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने एलसीएम। एलसीएम के लिए जो सभी गुणनखंड होंगे, जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, उनकी अधिकतम घात देखेंगे। अब देखेंगे गुणनखंड कौन कौन से हैं, एक तो 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। तो अधिकतम घात वाले देखेंगे, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3, 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2, 5 की अधिकतम घात 1 है, 7 की अधिकतम घात 1 है। अब इसको हल करेंगे तो 2 की घात 3 कितना होता है 8, 3 की घात 2 कितना होता है 9 और गुणा में 7 5 कितना 35।
इनको गुणा करेंगे तो 8 9 72 और गुणा में कितना 35, यानी कि 72 को किससे गुणा करना है अपने को 35 से गुणा करना है। तो गुणा करो 5 दूनी 10, ये 360, ये 3 दूनी 6 और 3 7 21, ये 0, ये 2, ये 5 और ये 2, तो 2520, यहाँ 2520, यानी कि ये संख्या दे रखी थी अपने को 40, 36 और 120। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 2520 और एचसीएफ कितना आ गया अपने पास 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आगे का 8, 9 और 25 का क्या ज्ञात करना अपने को एचसीएफ और एलसीएम। तो बात करते हैं 8, 9 और 25 की। तो 8 के गुणनखंड कितने होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के गुणनखंड कितने होंगे 3 गुणा 3, 25 के गुणनखंड कितने होंगे 5 गुणा 5। तो बात करते हैं HCF की। HCF के लिए कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, 3 भी उभयनिष्ठ नहीं है, 5 भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो इनको उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो सकता है, तो इसके गुणा में भी तो 1 है, इसके गुणा में भी तो 1 है, इसके गुणा में भी क्या है 1 है, यानी कि 1 तो सब में आ रहा है। तो इसका HCF कितना होगा 1 हो गया। अब बात करते हैं अपने LCM की। LCM की बात करेंगे तो 2 भी एक गुणनखंड है, 3 भी एक गुणनखंड है और 5 भी क्या है गुणनखंड है। तो अधिकतम घात देखेंगे, यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है 2 की घात 3, यानी कि 2 गुणा 2 की घात, तो इसको 2 की घात 3 भी तो लिख सकते हैं, है ना। इसको 3 की घात क्या लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं, और इसको 5 की घात क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो 2 की अधिकतम घात कितनी थी 3, 3 की अधिकतम घात कितनी है 2, 5 की अधिकतम घात कितनी है 2। यहाँ से देखेंगे तो 2 की घात 2 कितना होता है 8, ये कितना होगा 3 की घात 2 9, ये कितना हो गया 25। अब इसको गुणा करेंगे तो 25 8 कितना होता है 200 होता है, और गुणा में कितना 9 और 9 दूना कितना होता है 18, यानी कि 1800, यानी कि 8, 9 और 25 का एलसीएम कितना आ गया 1800, एचसीएफ कितना आ गया 1। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न संख्या 3 समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर। आइए समझते हैं प्रश्न संख्या 4। कह रहे किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट लगते हैं। जब किसी पथ को एक चक्कर पूरा करने के लिए अनुप्रिया को कितने मिनट लगते हैं 12 मिनट लगते हैं। कह रहा है यदि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं तो बताइए कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कोई वर्ताकार क्या है मैदान है, मैदान मान लिया, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया। कह रहा है ना दोनों एक ही समय से चलना स्टार्ट करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं। जो रमन है वो एक चक्कर पूरा करके आता है, यानी कि यहाँ से चलकर पुनः यहाँ पर आता है तो कितना समय लेता है 18 मिनट लेता है। तो मैं अनुप्रिया की बात करूँ, अनुप्रिया यहाँ से चलकर यहाँ पर आती है तो कितने मिनट लेती है 12 मिनट लेती है। तो यहाँ से लिखेंगे जो रमन द्वारा एक चक्कर में लगा समय कितने मिनट लगे 18 मिनट लगे। और लिखेंगे यहाँ पर अनुप्रिया द्वारा एक चक्कर में लगा समय कितना 12 मिनट। अब देखो बात करते हैं अपने अनुप्रिया की और किसकी रमन की। अब जो अनुप्रिया होगी एक चक्कर कितने मिनट में लगाती है 12 मिनट में, और एक चक्कर कितने मिनट में लगाता है 18। अगर दूसरे चक्कर में इसको समय कितना लगेगा 24 मिनट लगेगा, इसको कितना लगेगा 36 मिनट। अब तीसरे चक्कर में ये 36 मिनट लगेंगे, इसको कितने मिनट लग जाएंगे 54 मिनट लग जाएंगे। अब बात करें अनुप्रिया अगर 3 चक्कर लगाए, यानी कि 1 2 3 चक्कर में कितने मिनट हो जाएंगे, इसको 36 मिनट हो जाएंगे। वही रमन की बात करूँ, रमन एक चक्कर लगेगा 18, दूसरी बार चक्कर 18 मिनट, यानी कि 36 मिनट में रमन भी यहाँ पर होगा और जो अनु होगी वो भी कहाँ पर होगी यहाँ पर होगी। यानी कि जो अनु 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे अनु को, और रमन को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तब देखो 36 मिनट में रमन भी यहाँ पर होगा और जो अनु होगी वो भी 36 मिनट में कहाँ पर होगी इसी पॉइंट पर होगी, स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी। तो जब भी ऐसा पर्सन आए, जब देखो 12 और 18 से 36 मिनट क्या ज़्यादा है, यानी कि जो आंसर आ रहा है अपना जो 36 आंसर आ रहा है वो 12 और 18 से क्या आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो इस स्थिति में जब भी ज़्यादा आंसर आए तब इस स्थिति में अपने को क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे 12 और 18, 12 के जो फैक्टर करेंगे 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणा 3, 18 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणा 3, यहाँ इसके बाद 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, यहाँ पर 2 की घात 1 और 3 की घात कितना 2। अब बात करते हैं अपने एलसीएम की, किस किस का एलसीएम निकालना पड़ेगा 12 और 18 का। तो एलसीएम कैसे याद करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनकी जो अधिकतम घात का गुणनफल होगा। आप देखो गुणनखंड कौन कौन से हैं 2 भी हैं और 3 भी है। 2 की अधिकतम घात कितनी है 2 है, 3 की अधिकतम घात कितनी है 2। अब 2 दूनी 4 और 3 3 है 9, यानी कि 4 गुणा 9, यानी कि कितने मिनट बाद मिलेंगे
36 मिनट बाद मिलेंगे। यहाँ से भी अपने समझा था तो कितने मिनट बाद मिल रहे थे, 36 मिनट बाद मिल रहे थे। यानी कि जो रमन था वो एक चक्कर लगाया 18 मिनट में, 2 चक्कर लगाया 36 मिनट में यहाँ पर आ जाएगा। दो अनुक्रिया क्या होगी 36 मिनट में, 1 2 3, तीसरे चक्कर में यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि 36 मिनट में वो यहाँ पर वापस अपने दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उस स्थिति में अपने को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाते तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक संगोष्ठी का मतलब आप कोई समूह कह सकते हो या कोई ग्रुप कह सकते हो। तो उसमें से कौन कौन से विषय के विद्यार्थी हैं प्रतिभागी भाग लेने वाले। तो बात करते हैं पहले हिंदी की। हिंदी के कितने हैं 60, उसके बाद किसके हैं इंग्लिश के, इंग्लिश के कितने हैं 84, उसके बाद है गणित के यानी कि मैथ के कितने हैं 108। तो अपने को ज्ञात करना देखो कमरों की न्यूनतम संख्या, कमरों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले बात करते हैं न्यूनतम की। जब भी न्यूनतम संख्या की बात आए तब जो संख्याएं दी होगी उनका HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है HCF, क्यों ज्ञात करना है वो भी अपने समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बात आपको याद रखनी है, ध्यान में रखना है कि जब भी न्यूनतम की बात है तो क्या ज्ञात करना है, संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो जो HCF आएगा वो क्या आएगा, एक कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या आएगी। तो कुल विद्यार्थियों में यदि एक कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अपने भाग लगा देंगे तो अपने पास कमरों की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। तो आइए अब ज्ञात करते हैं इनका HCF। अब बात आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि HCF ही क्यों ज्ञात करते हैं, तो चलो समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले बात करते हैं अपने 60, 84 और 108 की। यदि इसके टुकड़े की बात करूं मैं, गुणनखंड की बात करूं तो 60 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5। और 84 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणा 42 आएगा, फिर 2 गुणा 21 आएगा, फिर 3 गुणा 7। यहाँ इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 3 गुणा 7। तो अगर अपने 108 के गुणनखंड की बात करें, 108 का गुणनखंड तो अपने कर सकते हैं ना इस तरह से, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 54, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 27, 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। यानी कि 2 तो 2 बार आया और 3 कितनी बार आया 3 बार आया। यानी कि 2 की घात 2 और 3 की घात 3। अब बात करते हैं अपने HCF की। तो HCF कितना होगा, तो सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है और 3 है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है नहीं। तो 2 की घात न्यूनतम कितनी है 2 की घात 2 और 3 की घात न्यूनतम कितनी है 1। तो कितना आ गया 4 गुणा 3 यानी कि 12। तो यानी कि एक कमरे में जो विद्यार्थी बैठने वाले हैं वो कितने बैठने वाले हैं 12 बैठने वाले हैं। अब अपने एलसीएम क्यों नहीं ज्ञात किया, तो चलो एलसीएम ज्ञात करके देखते हैं अपनी संख्याओं का। अगर अपने एलसीएम ज्ञात करते तो अपने पास क्या आता 60, 84 और 108 का एलसीएम क्या आता। तो सबसे पहले देखो गुणनखंड 2 भी है, 3 भी है, 5 भी और क्या है 7 भी है। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है 2, 3 की अधिकतम घात कितनी है 3, 5 की अधिकतम घात कितनी है 1 और 7 की अधिकतम घात कितनी है 1। तो इसको हल करते तो 2 की घात 2 कितना 4, 3 की घात 3 कितना 27, ये 7 5 कितना 35। तो अगर अपने इसको हल करते तो 35 चौका कितना होता है 140 गुणा में कितना 27। अब 140 को आप 27 से गुणा करते 0 28 7 एकम 7 और 2 9 0 8 और 2 0 8 9 और 8 17 2 और 1 3 3780। तो यहाँ से अपने बात करें तो एलसीएम अपने पास कितना आया 3780। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आया था 12 यानी कि एचसीएफ का क्या मतलब हुआ, यानी कि जो एक कमरे में विद्यार्थी बैठने वाले हैं वो कितने बैठने वाले हैं 12 बैठने वाले हैं। क्या एक कमरे में 3780 विद्यार्थी बैठ सकते हैं क्या, नहीं। क्या अपने पास इतने विद्यार्थी हैं क्या, नहीं। तो इसलिए अपने क्या नहीं ज्ञात करते एलसीएम नहीं ज्ञात करते। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अपने एलसीएम क्यों नहीं ज्ञात किया, एचसीएफ क्यों ज्ञात किया है। तो आइए इसको आगे हल करने का प्रयास करते हैं। अब अपने पास एचसीएफ कितना आया 12 और ये 12 क्या है एक कमरे में बैठने वाले विद्यार्थी। अब अपने को क्या ज्ञात करना है कमरों की न्यूनतम संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे अपने कमरों की न्यूनतम संख्या। कमरों की न्यूनतम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे कुल विद्यार्थी बटा में एक कमरे में बैठने वाले विद्यार्थी। अब इसके आगे मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ।
तो कमरों की न्यूनतम संख्या कैसे याद करेंगे? कुल विद्यार्थी और एक कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा? कमरों की न्यूनतम संख्या का। तो आइए इसको यहाँ पर हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अपने पास जगह नहीं है, तो देखो तो कुल विद्यार्थी कितने हैं मेरे पास? 60 प्लस 84 प्लस में कितना? 108। और एक कमरे में बैठने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 12। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 8 और 4 12, 8 6 14 और 1 15, हासिल 1 और 1 2, तो 252/12। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। यानी कि जो कमरों की न्यूनतम संख्या है वो कितनी है? 21 है ना। तो एक कमरे में बैठने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 12। तो आपको इसको करना कैसे है? तो पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको ये लिखना है, उसके बाद ये, और उसके बाद ये लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्नावली 2.2 समझ में आई होगी। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी आप इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो इसके आगे अपने कल इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।